वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। वाहे साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज के खास प्रोग्राम में हम सब जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से। बहुत स्वागत है जसबीर भाटिया साहब का। वाहे साहब मानवता चैनल में हमारे साथ नेपाल से मीना पेरियार जी, एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दक्ष राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं बिहार से। और आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर मेघराज जी और डॉक्टर कृपाल सिंह का भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आज की सब्जेक्ट पर थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज भारत में गणतंत्र दिवस हमारी भारत सरकार ने, हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आज 26 जनवरी है और रिपब्लिक डे के रूप में हम सब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया पे। उसकी भी बहुत बहुत बधाई हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों को। और आज के इस खास प्रोग्राम पर आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें एक राइट दिया हुआ है, लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र के संदर्भ में हम आज अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और विभिन्न संदर्भ में राय भी जानना चाहेंगे। क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र बहुत विशाल है, बहुत मजबूत है। और दुनिया के अंदर में भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक दुनिया का सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बोलने की, पढ़ने लिखने की या विभिन्न प्रकार की जो राइट हमें दिए हुए हैं, उसी के तहत हम लोग आज ये सोशल मीडिया पे हम अपनी बात रखने के लिए हमारे मेहमानों के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आ, हमारे साथ दक्षराज जी हमें सुन पा रहे हैं? दक्षराज जी बिहार से, आपकी आवाज आ रही है हमारे तक? मुझे लगता है कि हमारे साथ उनका कनेक्शन ठीक से नहीं है। मैं आज के इस परिदृश्य में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं सबसे पहले वैश्विक देशों से जुड़े हमारे जसबीर भाटिया साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे भारत के संदर्भ में और एक वैश्विक देश के संदर्भ में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, उस संदर्भ में प्रकाश डालते हुए हमारे दर्शकों को जो लोकतंत्र में जो हमें राइट मिला हुआ है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। जसबीर भाटिया साहब जी। वाही खालसा वाही फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, बड़ा एक पवित्र दिन है एक तरफ से राष्ट्र के लिए जी। एक अपना संविधान होना, कॉन्स्टिट्यूशन होना जी। और सबसे बड़ी मूल बात है कि हम सब इंसान हैं और सब इंसान जो है भगवान के तरीके से, भगवान जो हम मानते हैं नहीं मानते हैं मैं उसको नहीं कहूँगा, जी। सभी एक तरह से इंसान पैदा होते हैं, सभी एक बराबर पैदा होते हैं। और संसार जो है, समाज उनके ऊपर कई कई लेबल लगा देता है। तुम ये हो, तुम ऊंची जात हो, तुम छोटी जात हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन संविधान जो है एक तरह से हमें पूरी आजादी देता है, सबको बराबर हक का, बराबरी हक का। जी। और उस हक को जानने के लिए हमें उसका ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूं, आप सब देख रहे हैं कि भारत में जो हो रहा है, क्या वो संविधान के अनुकूल है जी। या नहीं? क्या आप आपके अधिकारों को पूरा मिल रहे हैं, आपके अधिकार आपको, या नहीं मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आपका पूरा हक है अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का, और कोई आपके ऊपर कोई चीजें थोप नहीं सकता। जी। तो उसमें धार्मिक आजादी है, आपका जैसा भी धर्म है, और धर्म के नाम से आपको किसी तरह से सप्रेस ना किया जाए, दबाया ना जाए, या आपको किसी तरह से भी हर्ट ना किया जाए।
तो एक बात। दूसरा ये है कि आपका जो अपना धर्म है वो स्वतंत्रता से, आप आज़ादी से आप उसको एक्सप्रेस कर सकें, आप उसको कह सकें आपका क्या धर्म है। लेकिन जी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बेसिक जो मूल सिद्धांत है इंसानियत का, जी मानवता का सबसे बड़ा मूल है, वो है मानवता का संविधान, कि हर इंसान को अपनी हक के साथ, अपने स्वच्छता के साथ जीने का हक है। तो इसलिए मैं दो ही बातें कहूंगा सबके लिए कि संविधान है तो उसको जानिए, संविधान है क्या। जी और अगर संविधान की पालना नहीं होती और आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, और उनकी पालना नहीं हो रही, तो फिर उसको संविधान करने के लिए, उसका प्रचारण करने के लिए आपको सतर्क रहना है। आज़ादी जो है, आज़ादी को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम उसको बस हाँ आज़ादी है तो हम आज़ाद हैं, नहीं, आपको समझना है कि आप आज़ाद हैं। तो संविधान का होना भी जरूरी है, संविधान का ज्ञान होना भी उतना जरूरी है। इस बात की मैं देखता हूँ कमी है हिंदुस्तान में कि जी हमारे संविधान की हमें शिक्षा नहीं है। और ये आप सबका धर्म बनता है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने जो इर्द गिर्द के सब लोग हैं उन सबको शिक्षित करें, जी और अपने संविधान के साथ जो आपके मूल्य अधिकार हैं उनको ग्रहण करने का, उनको मिलने का आपका पूरा हक हो, ये बात जरूरी है। जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। आपने आज की इस परिचर्चा को भूमिका के तौर पे जो महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपने हमारे दर्शकों को, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये सच है कि दुनिया के तमाम मुल्कों पे लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र को जानने की जरूरत है, उस राइट को जानने की जरूरत है। जिस ढंग से भारत में हमें जो संविधान ने हमें लोकतंत्र दी है, ये सबके लिए राइट है, ह्यूमन बीइंग के लिए है। और इस एक एक चीज की जानकारी पूरी मानवता को, पूरी जनता को जानने की जरूरत है। लेकिन आज भी बहुसंख्यक समाज के लोगों को अपने राइट के बारे में, अपने कानूनी हक के बारे में, अपने जो अधिकार है उसके बारे में लोगों को अज्ञानता है, या कहीं न कहीं इस अज्ञानता के ऊपर में लोगों को ढकेलने की कोशिश भी की जा रही है। यही कारण है कि आज अ, हमें जो संविधान ने इतने बड़े जो विशाल अधिकार दिए हुए हैं, इससे भी हम आज अनभिज्ञ हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, टीआर खुटे साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है खुटे साहब। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि आज का जो हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के संदर्भ में जब ये भी भाटिया साहब ने एक विश्व के वैश्विक महादेश से जुड़ करके वहाँ की जो संदर्भ में और भारत के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है, तो मैं इस संदर्भ में टीआर खुटे साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखें। टीआर खुटे साहब, हमें सुन पा रहे खुटे साहब? हेलो, मैं सुन रहा हूँ जी सर, अपने विचार। जय भीम। जय भीम। सबको आज मानवता चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मानवता चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे संविधान के विषय पर बोलने के लिए, आज संविधान की, आज गणतंत्र दिवस इंडिया मनाया 26 जनवरी। गणतंत्र में मैं आज उसके बारे में लिख ही रहा था। आज मैं सुबह से मैं इसके ऊपर ही सोच रहा था, गणतंत्र है क्या चीज। बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये सरकार का गठन होना है, का निर्माण है। इसमें इसको हमने लोकतंत्र का नाम दिया है। जनता का सरकार हम कैसे कहें?
इस देश में व्यवस्था ऐसी है, जो खड़ी व्यवस्था है उसमें 85% लोग ऐसे हैं जो या तो शिक्षा से वंचित रहे हैं, हजारों साल तक उनको शिक्षा से वंचित रखा, शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखा गया, और अभी मौका भी मिला है। ज्यादा अरसा नहीं, 1848 से हम आते हैं। 1848 में, बल्कि 1835 में हम आते हैं, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा को सेकुलर किया 1835 में, और 1848 में ज्योतिबा फुले की जो घटना घटता है जिसमें उनको एक शादी से धक्का देके निकाल दिया जाता है, और उन्होंने इस बात को समझा, शिक्षा के महत्व को समझा, और ये कहा इसलिए निकाला गया कि शूद्र का बच्चा हमारे ब्राह्मणों का बराबरी नहीं कर सकता। सो एक शूद्र का बच्चा, शूद्र माली, वो भी माली समाज का है, माली, काची, कुशवाहा, मौर्य, ये जो इस कम्युनिटी का है, तो उनको बोला जाता है कि आप ब्राह्मणों के बराबर आगे में नहीं चल सकते। ये 200 साल पहले की घटना, 250 साल भी नहीं हो रहा है, लगभग 176 साल की घटना है, 1848 की घटना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देश में कैसी व्यवस्था रही। उन्होंने स्कूल का दरवाजा खोला, इसका महसूस किया कि शिक्षा का अभाव, एक तो शिक्षा का बड़े पैमाने में अभाव था। अभी भी आज के तारीख में भी इंडिया में साक्षरता दर तो है, साक्षरता दर 70 से 75% के लगभग साक्षरता है। अभी भी 25% लोग अक्षर ज्ञान नहीं है, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। साक्षरता में केवल अक्षर ज्ञान होता है, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का स्तर भी आज 45% गया है, उसमें 45% में नीचे की कम्युनिटी में अधिकतर लोग 8वीं कक्षा पास होकर के छोड़ देते हैं। 8वीं से 12वीं तक जाने में मुश्किल से ये समझ के चलिए कि 50% से ज्यादा लोग 8वीं में ही रुक जाते हैं, और बाकी जो बच जाता है 50, तो वो 12वीं के पास रुक जाते हैं। मुश्किल से 10% लोग कॉलेज और उसके आगे की संख्या में जाते हैं। और उन विश्वविद्यालयों में जब जाते हैं, उन विश्वविद्यालय में भी जो पढ़ाया जाता है वो केवल सांकेतिक ज्ञान है, उसमें भी संविधान को विषय नहीं, पाठ्यक्रम में नहीं डाला गया। और इसके पहले जो थे पढ़े लिखे लोगों में कौन वर्ग थे? केवल सवर्ण थे, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था है, तो सवर्ण और अवर्ण, सवर्णों में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और अवर्णों में आते हैं शूद्र और अतिशूद्र। तो जो अवर्णों को तो शिक्षा से वंचित रखा गया हजारों साल तक। सवर्णों ने शिक्षा को हमेशा, उनके हाथ में शिक्षा रहा, वो तो लाभकारी वर्ग रहे। उन लोगों ने आज तक, अभी भी प्रजातंत्र, लोकतंत्र तो हो गया है, लेकिन लोकतंत्र पे पूरा नियंत्रण सवर्णों का है। जिस भी पार्टी में अब चले जाएं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघी हो, ये जिनको भी आप देखते हैं, इन सब में एक ही वर्ग के लोग हैं, एक ही वर्ग के जो बेनिफिशियरी लोग हैं, जो इस समाज व्यवस्था के बेनिफिशियरी लोग हैं, जिनके पास सामाजिक औकात है, सामाजिक औकात के साथ उनके पास संपत्ति है, शिक्षा में भी हजारों साल से वो प्रवीण रहे। जो बाकी लोग हैं उनको केवल
चमचा और दलाल बनाकर तैयार किया गया। उनके ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को दिया जाता है, रखा जाता है, जिनको हाथ खड़ा करने के सिवाय कुछ नहीं आता। पहले जब पार्लियामेंट में कुछ लोग गए तो उनको लगा, उनको कहने लगे हम तो स्वर्ग आ गए। उन्होंने कभी स्वर्ग देखा नहीं था, तो उन्होंने पार्लियामेंट को स्वर्ग कहने लगे। मैंने आप समझ सकते हैं कि स्तर क्या है। संविधान को समझने का स्तर बताता है कि अभी भी उनको अपने अधिकार के प्रति नहीं, उनको जगह में कुर्सी मिल गया, ये बहुत बड़ी चीज है। कुर्सी से वो इतने खुश हो गए क्योंकि उन्होंने कुर्सी देखा नहीं था। हजारों साल से उनके दादा परदादाओं ने कुर्सी नहीं देखा था। ये इस देश की व्यवस्था है, दुर्दशा है। आज भी प्रजातंत्र को कठपुतली बना के रखा गया है। आज रिजर्वेशन है, आरक्षित सीट के लोग जाते हैं, वो केवल हाथ खड़ा करने के लिए, उनको मुंह खोलने के लिए नहीं अलाउड है, उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। ये प्रजातंत्र है, इसको प्रजातंत्र कहें या तो धनतंत्र। आज तो और वोट को मैनिपुलेट हो, रिच मैन नोट्स मैनिपुलेट्स पुअर मैन वोट। इंडिया का आज का डेमोक्रेसी है, रिच मैन नोट्स मैनिपुलेट्स पुअर मैन वोट। अमीरों का धन गरीबों के वोट को खरीदता है, धन से वोट, नोट से वोट खरीदा जाता है। ये इस देश की कल्चर हो गई है। पहले गुंडागर्दी से लूट लेते थे, अब गुंडागर्दी बंद हुई तो नोट से आ गए, और अब तो ईवीएम से लगा, मशीन तंत्र आ गया। गणतंत्र में गण खत्म हो गया, गण के जगह मशीन तंत्र हो गया। मशीन से भी मैनिपुलेशन हो जाता है। मशीन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जैसे डाटा फीड कर दो, और जिसकी सिफारिश यहाँ का चुनाव आयोग, दुनिया ने इसको बैन कर दिया, लेकिन इंडिया का चुनाव आयोग इसकी तारीफ करता है। कमाल की बात है। क्यों तारीफ करता है? कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके नुमाइंदे वहां पर सेट किए गए। ये नुमाइंदों का सरकार है। इनमें आज और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनमें भ्रष्टाचार, क्रिमिनल के इतने सारे केसेस हैं। इस देश में ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तड़ीपार लोग, तड़ीपार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तड़ीपार है यहाँ का गृह मंत्री है, जिसको जिला बदल का, जिसके ऊपर जुर्म था, इतने जुर्म हैं, ऐसे लोग भी यहाँ की गृह मंत्री संभाल रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लोकतंत्र मवालियों के हाथ पे कब्जा हो गया है। ये खुली किताब है। इसीलिए आज वो संविधान की भाषा को बताने के बजाय संविधान को मोड़ने में लगे। आज तो लोकतंत्र में लोक सेवा आयोग होता है, एक आईएएस की परीक्षा होती थी, एक स्टैंडर्ड होता था, बड़े लंबे समय तक चलता रहा। अब लोक सेवा आयोग की परीक्षा, बिना परीक्षा दिए भी आईएएस, आईपीएस बनना शुरू हो गया। लेटरल एंट्री शुरू हो गई। वैल्यू को, पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू को कम किया जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, शिक्षा के स्तर को समझिए। जब हम संविधान की भाषा बोलते हैं, भाटिया जी बोल रहे थे, मैं वो सुन रहा था कि नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। संविधान के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो उस संविधान का लाभ क्या है? लोगों को आज तक संविधान होता क्या है? यहाँ के 25% लोग तो बिल्कुल साक्षर हैं ही नहीं। ऊपर से जो साक्षर हो गए हैं तो उसमें से 25% लोग शिक्षित, 45% टोटल शिक्षित हैं। उसमें से पढ़े लिखे लोगों की संख्या, जो अपर, जो नॉलेजेबल संख्या है, वो 10% से 15% से ज्यादा नहीं है। खास करके 80 जो नीचे के तबकों के लोगों में, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। अभी भी शिक्षा का स्तर में कॉलेज में पढ़ने वाले कॉलेज में जाके पढ़ पाते, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाते। उनको इतना फीस रख दिया, निजीकरण इतना हो गया। आज विश्वविद्यालयों में, चाहे इंजीनियरिंग मेडिकल में तो घुसना बड़ा मुश्किल हो गया। इवन साधारण जेएनयू जैसे, जामिया मिलिया जैसे, उनके ऊपर अटैक होना शुरू हुआ।
ये बताता है कि यहाँ की मेंटालिटी, इनकी जो लोकतंत्र के प्रति इनकी जो श्रद्धा है, उनकी सोच कितना गहरा है, ये इसका इंडिकेटर है। आज लोकतंत्र को की हत्या की जा रही है। आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम बोल रहे हैं लोकतंत्र का इंडिया में हत्या किया जा रहा है सिस्टमेटिक ढंग से, में पूरी संघी दिमाग लगा हुआ है। सब मैं खुल इसमें कोई दो मत नहीं है, पूरी संघी दिमाग लगा हुआ है कि किसी भी तरह इसको, ताकि पुष्यमित्र काल की पुनरावृत्ति हो पाए। वो ब्राह्मणी साम्राज्य का स्थापना करना चाहते हैं, और उसी ब्राह्मणी साम्राज्य ने, जिसने मनुस्मृति ला करके धन, शिक्षा और संपत्ति सब चीज को छीन लिया था, हजारों साल तक इनको गुलाम बना के रख दिया और भक्ति मार्ग में फेंका है। भक्ति मार्ग में फेंक करके इनको पूरा एक जानवरों के स्तर पर डाल दिया। तो बिना शिक्षा के आदमी जानवर जैसा हो जाता है, नहीं चल पाता। तो ये बहुत बड़ी गहरी विषय है। ये इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो आज जिस तरह का प्रजातंत्र को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, धनतंत्र स्टार्ट हुआ। आज गणतंत्र नहीं, धनतंत्र कहा जाए। धन, इसको मैं तो आज कह रहा था कि आज का दिन को धनतंत्र दिवस बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसलिए धनतंत्र बोल रहे हैं कि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको समझना होगा। देश कंगाल हो रहा है और अमीर मालामाल हो रहे हैं। देश कंगाल हो रहा है और कुछ लोग अरबपति खरबपति और विश्व स्तर के पास, उनके पास आमदनी। जब देश कंगाल हो रहा है, देश की जीडीपी गिर रही है, तो पूंजीपति कहां से पैसा कमा रहा है? अर्निंग का सोर्स होगा क्या? जब उद्योग को बंद कर दिया आपने, फिर भी उनके ऊपर इसका वो कैसा, वो एक नियोजित ढंग से पूरा रिजर्व बैंक को पूरा से पैसा ले लिया जाता है और उनके कर्जा माफी किया जाता है। लाखों करोड़, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफी किया जा चुका है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा। गरीबों का नहीं किया, किसानों का नहीं हुआ। किसानों के हजार और लाख रुपए के ऊपर में उनके घर की पूर्ति हो जाती है, उनके जमीन छीन ले जाते हैं। लेकिन पूंजीपतियों में और भगोड़े पूरे बैंक लूटे रहे। गुजरात इसमें फेमस है, बैंक लूटोरे में गुजरात फेमस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख लो, आप डाटा है जी। नीरव मोदी और सारे मोदी परिवार है, पूरा यही धंधा में लगे हुए हैं। मोदी जी एक यहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं जी। ये पड़ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार, लूट, डकैत, आज ये धनतंत्र का, ये इसको धनतंत्र में कन्वर्ट हो गए। गणतंत्र आज धनतंत्र में कन्वर्ट हो गए। लौटेंगे कोटे साहब आपसे मैं समाप्त करता हूँ। मैं इसलिए मैं बहुत, क्योंकि आपने इस विषय पे जो बोलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होती है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम गणतंत्र की बात करते हैं तो आज सत्ता किनके हाथ में है? सत्ता शोषकों के हाथ में अगर सत्ता रहेगा तो गणतंत्र को कभी वो कामयाब नहीं होने देगा। शोषितों के हाथ में अगर सत्ता आया, किसानों के हाथ में सत्ता आया, इस देश के मूल निवासियों के हाथ में सत्ता आया, तभी इस लोकतंत्र का कोई मायने रहेगा। यही मेरा जी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया कोटे साहब। आपने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जो एक सच है, जो हकीकत है, और ये लोगों को जानने की जरूरत भी है, और आपके अंदर भी ये दर्द की पीड़ा भी है। बहुत शुक्रिया कोटे साहब। हमारे साथ दक्ष राज जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहा है। मैं मीना पेरियार जी, हमारे जो एक नेपाल राज्य है, जो पड़ोसी राज्य है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, हमें सुन पा रही हैं मीना जी? हेलो, मुझे लगता है मीना जी से भी हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, या हमें सुन नहीं पा रही है। दक्ष राज जी हमें सुन पा रहे हैं? अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं मीना जी से दोबारा कोशिश करूंगा कि अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आ जाए। मीना जी।
मुझे लगता है हमारे साथ वो जुड़ नहीं पा रही हैं, तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ भाटिया साहब जुड़े हुए। भाटिया साहब, अभी जिस ढंग से आज की लोकतंत्र के संदर्भ में जो चर्चा हो रही है और गणतंत्र दिवस हम लोगों ने अभी आज के दिन पूरे देश के अंदर में ये सेलिब्रेट किया गया है, लेकिन आज भी बहुत संख्यक समाज के लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है, जो अधिकार है, जिसके बारे में अभी साक्षरता के संदर्भ में फूटे साहब ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि भारत की बहुत सारी आबादी आज भी 25% से ऊपर आबादी निरक्षर है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राइट और अधिकार के बारे में जानना समझना तो दूर की बात है, उन्हें एक गुलाम की स्थिति आज भी हमारे लोगों को जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में जिस ढंग से हमारे भारत के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अमेरिका जैसे वैश्विक देशों का अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को भी उसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी है अमेरिका जैसे वैश्विक देशों में। और आप भारत के परिदृश्य में आखिर में क्या कारण है कि विश्व के देशों में लोकतंत्र एक बखूबी चल रहा है और ईमानदारी से, सच्चाई से चल रहा है, लेकिन भारत के परिदृश्य में अगर हम यहाँ के लोकतंत्र, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की जो राइट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं विसंगतियां देखने को मिलती है। तो इस विसंगति को भारत के संदर्भ में और अमेरिका के संदर्भ में किस आकलन से आप अपनी परिदृश्य, अपनी आकलन रखते हैं? जसबीर भाटिया साहब, दोबारा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस संदर्भ में थोड़ी प्रकाश और डालें। जसबीर भाटिया साहब। हेलो। एक बार फिर वॉइस ऑफ मानवता को हमारा नमस्कार और धन्यवाद। आपने अमेरिका की बात करी है, चूंकि यहाँ रहते हुए 43 साल हो गए हैं जी। एक बात है, जैसे खुंटे साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, एक एक शब्द उनका जो है वो सुनहरे शब्दों में कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जो आपके देश में, आपका देश ही कहूंगा मैं, क्या कह सकता हूँ, जो शिक्षित है 75%, वो मेरे ख्याल में वो भी संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से अशिक्षित है। हो सकता है 10%, 10% लोगों को संविधान के बारे में कुछ पता हो, बाकियों के पता है लिखना पढ़ना, अक्षर ज्ञान है या तकनीकी ज्ञान है, या जिसे हम कहते हैं कमर्शियल नॉलेज है कि कैसे पैसा बनाना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे वो सब करना है। और बाकी जो है लोग इस तरह से, एक जैसे बैल होता है ना या घोड़ा होता है जो गाड़ा चलाता है, उसके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी लगा दिए जाते हैं, तो वो उसका एक ही तरीका, एक ही तरफ देखता है वो। तो भारत में जो सत्ताधारी हैं, लोगों को कुछ स्लोगन दे के, कोई नारे लगा के, गरीबी दूर करो या ये करो वो करो, दूर करके लोगों को माइंड को इस तरह से लगा देते हैं। एक तो मीडिया ने इतना लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, इतना झूठ है उसमें, सच्चाई कहीं है ही नहीं। तो उनको मिसगाइड करके वोट खरीदे जाते हैं, धमकी दे के हिंसा से वोट लिए जाते हैं। तो ये तो गणतंत्र की बात ही नहीं है इसमें। तो जहां अमेरिका की बात है उसमें यह है कि एक तो संविधान का ज्ञान, मैंने पहले भी कहा है, यहाँ के लोगों को अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान है। और जब भी कोई वायलेंस होती है या कोई संविधान की उल्लंघना होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी न्यूज में कि यहाँ पर इस मुद्दे को लेके कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूएसए में। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज ही उनका गणतंत्र का सोर्स है, और उनकी आवाज न सुनी जाए या उनकी आवाज को दबा दिया जाए तो फिर गणतंत्र नहीं रह जाता। जब ये कहते हैं कि आपको कहने की या बोलने की आजादी है, लेकिन जो सुनने की भी आजादी है, सुन के उसके ऊपर पालन करने की भी आजादी है। ये नहीं कि आप बोलते रहो, ठीक है बोलते रहो,
मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। अगर सत्ताधारी क्या ठीक है, आपको बोलने की आती है, बोलते रहो, कोने में बैठ के बोलते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इट्स ए डायलॉग, ये सत्ताधारी और जो जनता के बीच में जब आजादी है बात करने की, एक डायलॉग है, आपस की बातचीत है। उनको जब जनता कहती है कुछ करने को, तो उनका धर्म है उनको सुनना, और उनके अंदर अगर कोई सच्चाई है, जनता की कोई शिकायत है, उसको दूर करना सत्ताधारियों का धर्म है। इसी तरह से गणतंत्र चलता है जी। तो यही बात है कि कमिटमेंट नहीं है जनता में, भारत की जनता में। इंग्लिश में कमिटमेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, आप समझते हैं? संकल्प कह लें, ठीक है। जब आप कमिटेड नहीं है अपने संविधान को, संविधान की रक्षा के लिए, तो उसकी उल्लंघना होगी, क्योंकि जनता, भारत की जनता अपने संविधान के लिए कमिटेड नहीं है, उसकी पालना के लिए कमिटेड नहीं है, उसके लिए बलिदान चाहिए, लेकिन वो कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं। मैं देख, मेरी रोटी कहाँ से निकल आएगी, मेरा घर कैसे बन जाएगा, मेरे बच्चों की किसी भी तरीके से कोई शिक्षा हो जाएगी, घूस दे के कुछ करके, बस इतना ही उनका दायरा, इतना ही छोटा सा दायरा है, उसी दायरे में रहते हैं लोग। जब तक उसको नहीं खोलते, इस पर्दे को नहीं खोलते, अपने आंखों की जो पट्टी पट्टी है उसको नहीं उठाते। बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ सर, बस आप ही के समय में तो क्या चुका जो कहना है। इतनी बात क्या, मैं बीच में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, मैं बाकी सब में थोड़ा सा माफी नहीं, बस कहिए, मैं कह चुका हूँ। बताया ना, घोड़े की जो ये है, हम इसको आज इंडिया में कैसे किया जाता है, संविधान पढ़ाने के बजाय वो गीता पढ़ाते हैं। वो गीता, मैंने एग्जाम्पल आपने जो बताया ना, ये आप इधर देखो, भक्ति मार्ग में जाओ, दास बने रहो, भक्ति करोगे तो अगले जन्म सुधरेगा, इस जन्म में जानवर बने रहो। ये कर्मणिये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का पाठ पढ़ाया जाता है। कर्म करते जाओ फल की, और हमारी समझ संस्कृति बताया है कि आप काम करते हो, खेत में बीज डालोगे तो उस फसल से फसल निकलेगा, फसल आपका हक बनता है, फसल आपका जानना है कि मेरा इतना फसल होगा, किसान को पता चल जाता है, तभी वो खेती करता है। अगर उसको ये हो कि फसल बीज डाल दिया और ऊपर वाला पैदा करेगा, तो हो गया कल्याण। फिर तो किसानी ही क्यों करेगा, बीज ही क्यों डालेगा, अपने आप पैदा कर दे, हो जाना चाहिए खेत में। फिर तो पूजा कर लो, वहां पे जाके अगरबत्ती जला दो, गीता के पाठ कर लें तो उससे निकल जाना चाहिए। कोरोना महामारी में सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, ये घोड़े, ये लगाम है ना, ये भाग, ताला लगा के भाग गए थे। कहाँ है, हमें हमारी पढ़ाई शिक्षा करने के बजाय ऐसे जगह भेजा जाता है जहां भाग्य और भाग्य का निर्माण अगले जन्म के लिए होता है, इस जन्म के लिए नहीं। और अगले जन्म किसी ने देखा नहीं, अगले जन्म आज तक किसी ने आया हो तो बता दें। जो स्वर्ग की बात करने वाले, उनके बाप दादों को स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते? जो स्वर्ग की बात करते हैं कि हाँ स्वर्ग, ऊपर में स्वर्ग, आसमान में स्वर्ग है, फाउंडेशन लेस, मैं उसको बार बार बोलता हूँ, आधारहीन है, जिसका कोई फाउंडेशन का पता नहीं, बिना फाउंडेशन का एक लोक बना दिया, एक दिमाग, एक कल्पना करके। कितना बड़ा झूठ का आज पुलिंदा हो गया। सत्ता में बैठे लोग जुमला करके पूरा सरकार बना रहे हैं, जुमला बेच के। आप उसको जुमला बोलते हैं, खुद बोलते हैं 15-15 लाख रुपए आएगा, और उसको बाद में उन्हीं का ही आदमी बोलता आ रहे हैं तो जुमला है। राजनीतिक चुनाव के लिए, चुनाव में जो भी बोला जाता है तो जुमला है। चुनाव में जुमलों में आदमी को वोट जीता जा रहा है, इसका मतलब जो लोगों के स्तर को समझा जा सकता है। ये सब माने अधिकार के जो स्तर है वो इतने कॉन्शियस नहीं है, उनकी कॉन्शियस माइंड है, वो अपने अधिकार के प्रति बिल्कुल अनकॉन्शियस लोग हैं अभी भी पूरा यहाँ का। इसीलिए वो चाहते हैं कि अशिक्षा बना रहे ताकि लोग अनकॉन्शियस बने रहे। शिक्षित आ जाएगा। अब अमेरिका में क्यों है, लंदन में क्यों है, वहां शिक्षा का स्तर 99.99% है। आज केरला है इंडिया का, केरला का इंडिया में 99% एजुकेशन है। केरला में घुस नहीं पाते,
ये ताकतें जो सांप्रदायिक ताकतें हैं घुस नहीं पा रही है वहां से और वो इतने जहां शिक्षा होगा वहां अपना अधिकार के प्रति लोग ऑलरेडी संकल्पित हो जाएंगे, अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा यहाँ साक्षर बनाया गया, शिक्षित नहीं बनाया जा रहा है, और शिक्षित भी बनाया गया उसमें के लोग हैं, परसेंटेज मुश्किल से बहुत ही कम 10% से कम है। उसमें भी खास करके जो SC ST OBC जो या मूल निवासी ये 85% लोग हैं यहाँ के शूद्र होते, अति शूद्र लोग, उनकी तो बहुत ही दुर्दशा है। आधे लोग पढ़ नहीं पाते, खाने नहीं मिलता, और बाकी नहीं तो रोहित वेमुला का घटना सुना होगा, रोहित वेमुला कांड आपने हैदराबाद का सुना होगा, उसको सुसाइड करना पड़ गया, इतना टॉर्चर किया गया। और उसमें एक एजुकेशन मिनिस्टर थी उस समय की जो 11वीं पढ़ी हुई थी और PhD होल्डर लड़के के ऊपर में वो कमेंट कर रही थी। यहाँ का 11वीं पास नहीं है, 11वीं भी पास नहीं है, सर्टिफिकेट को 11वीं का बताया गया, बाद में पता चला वो भी 11वीं भी पास नहीं थी। मैं बोलना नाम तो आप तो जानते हो, सारे लोग जानते हो, उस समय का रोहित वेमुला कांड बहुत फेमस रहा है। तो ये लोग ऐसे घटना घटा है, ये बताता है कि PhD करने वाले लोग फर्स्ट को JNU में अटैक किया जा रहा है योजनाबद्ध ढंग से, और उनको इतनी जहां आधा मंत्रालय में JNU के छात्र हैं, वो मंत्रालय में मंत्री और ये बैठे हुए हैं। यहाँ तक वो जो क्या नाम है सीतारमण, क्या नाम जो फाइनेंस वित्त मंत्री है, वो भी वहीं JNU की पढ़ी हुई, और वो JNU को बोलते हैं। उनको एक समय तो बोला गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया, उसके बारे में तो बहुत कुछ बोला गया, आपको सुने होंगे, देशद्रोही, वो द्रोही, दुनियादारी, सारे द्रोही बना दिया गया। इस देश की सोच है, एजुकेशन के प्रति जो सोच है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये जो घोड़े का लगाम वाली बात है, मैं बार बार ये बहुत इनको कोशिश किया जा रहा है कि ये घोड़े की लगाम की तरह केवल उतना ही देखें जो वो दिखाना चाहते हैं। उन्हें तो अयोध्या में ही सारा कुछ नजर आता है, अयोध्या में सारा कुछ नजर आता है, वो यहाँ नहीं आता, बाकी जगह उनको नजर नहीं आता, इंडिया में एजुकेशन सेंटर में, यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आता। ये इस देश की सोच है, ये इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, ये मेरा कहने का मतलब। जी, बहुत शुक्रिया खुडे साहब, आज की इस परिचर्चा को आपने बहुत विस्तार से, व्याख्यात्मक रूप से, तथ्यात्मक रूप से आपने इस बातों को रखा है। और आज की इस परिचर्चा को हम लंबा ना करते हैं, हमें समय भी इजाजत हमें नहीं देता है, तो संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा को हम कुछ मिनटों में आज की इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। मैं जसबीर भाटिया साहब से कोशिश करूंगा कि आज की इस परिचर्चा में जो बहुत सारी बातें छन के आई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में सच है, और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में इस संविधान को, इस लोकतंत्र को बचाने की जो जद्दोजहद भारत का जो बहुसंख्यक इसमें बहुत फेस कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के रूप में कर रहा है, चाहे वो राइट के रूप में कर रहा है, चाहे वो और तमाम मुद्दों को लेकर हो। आपने देखा होगा कि भारत के किसान इस मुद्दे को लेकर, इस कानून को लेकर कितनी लंबी लड़ाइयां लड़ी, कितने शहीद हो गए, उसके बावजूद कहीं न कहीं जो लोकतंत्र में जो अधिकार दिया है। मैं एक चीज भूल रहा था, मैं थोड़ा और जस्ट मैं ले लेता हूँ, एक कुछ मैं बता, जैसे संविधान की हम बात कर, संविधान में हमें इतनी राइट दी गई है, अगर उसके 10% भी लागू हो जाए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहना पड़ा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसके पालन करने वाले की नियत ठीक नहीं है तो वो उसका परिणाम बुरा ही साबित हो जी। और संविधान कितना भी बुरा हो, अगर पालन करने वाले की नियत अच्छी है तो परिणाम अच्छा से अच्छा बदल सकता है। ये बातें उन्होंने कहा। आज नियत की बात, आज अनुच्छेद 5 ट्राइबल एरिया के बारे में राइट की बात की गई है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्यपाल को सदस्य बनाकर परिषद के द्वारा उसको चालू होना है। 70 साल हो गए, आज तक उसके बारे में जब चर्चा करना तक नहीं पसंद करते। अनुच्छेद 5 के बारे में अभी
पत्थरगढ़ी में पत्थर में लिख दिया था। पत्थरगढ़ी कांड हुआ जसपुर के पास में छत्तीसगढ़ में, तो उसमें पत्थर में लिख दिया कि भाई अनुच्छेद 5 लागू करो। पत्थर लिख दिया अनुच्छेद 5 लागू कर दो। संविधान में लिखा है वो, और कुछ नहीं इतना यही तो लिखा है। आप तो जसपुर एरिया में हो, आपको तो पता है पत्थरगढ़ी का कहानी। तो उनके ऊपर में जो आईएएस लोग थे, वो 2 आईएएस लोगों को जेल में, रिटायर्ड आईएएस थे। आईएएस क्योंकि आईएएस पढ़ने के वो रिटायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने नियम और कानून को समझा था और उसकी बारीकी को समझते हुए उन्होंने इस बात को लिखा। तो लिखने के जुर्म के कारण लिखवाया गया, तो उसके जुर्म में उनको जेल जाना पड़ गया। सोच लीजिए इस देश में ये किस दुर्दशा में हम जी रहे। ये संविधान अभी तक लागू, लोकतंत्र केवल एक धनतंत्र बन गया, गणतंत्र धनतंत्र में कन्वर्ट हो गया है। ये सच्ची बात है, और इसमें बोलने में किसी भी तरह का हमें शर्म नहीं है और न कोई जी। जगदीश जी मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें। जी। अगर ये जो चल रहा है ना सारा कुछ, जैसे खोटे साहब बोल रहे हैं, बोले ऐसा चल रहा है, ऐसा संविधान नहीं लागू है, मतलब इसके कारण भी बहुजन लोग ही हैं। क्योंकि बहुजनों ने इनको, जितने लीडर हैं वो, जितने भारत के जो बहुजनों के लीडर है वो ब्राह्मणों से खतरनाक हो पड़े आजकल की डेट में। वो चाहते हैं उनके बहुजन लोग उनकी चापलूसी करें। एक बहुजन दूसरे बहुजन लीडर से बात नहीं कर राजी है, तो एक दूसरे को दलाल बताते हैं और घमंड और लालच के बीच में फंसे हुए हैं। तो इतनी जनसंख्या, मतलब इन्होंने वो अपने लीडर के चक्कर में लगे, तो इस शक्ति को बांट रखी इन लोगों ने। अगर ये एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए तो कौन सा शैतान उनको जो गुलाम बना सकता है, कौन सा शैतान उनकी जो हक खा सकता है। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण जो है ना, जो शैतान जिनको बोलते हैं, वो 24 आवर मतलब 24 घंटे सोचता, मतलब 20 घंटे लगा लीजिए, ये सोचता कि बहुजनों को गुलाम कैसे बनाऊं, अजय को कैसे इनके हक छीनूं। तो वो तो चोट, मतलब पूरी बेईमानी का काम ईमानदारी से करता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम 1 घंटा भी नहीं सोच पाते पूरी ईमानदारी से हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। तो अगर हम 1 घंटा भी निकाल दें ना अपनी जिंदगी का अपने लोगों को बचाने के लिए, कोई दुनिया का शैतान उनको गुलाम नहीं बना सकता, ना उनको हक मार सकता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। बहुत बोला है, बहुत अच्छा चीज बोला है। मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ थोड़ा। क्या है हमारे देश में ये जो लोग हैं, प्रतिनिधि चुन के गए हैं, जिनको आप बोलते हो, ये प्रतिनिधि कैसे प्रतिनिधि हैं, इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये पाठ पढ़ाया जाता है। तुमरे मंत्र विभीषण माना, मैंने हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के जो हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है, उसमें एक बीच में आता है कि तुमरे मंत्र विभीषण माना। विभीषण ने तुम्हारी बात को मान करके अपने भाई से दुश्मनी करके राम का ये कर दिया। इसीलिए आज भी लोग बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए, और लंका को जला के खाक करा दिया। ये लंका को खाक कराने वाले लोग, ये विभीषण के औलाद बहुत बड़े पैमाने में विभीषण पैदा किया जा रहा है, एक मशीन तैयार किया जा रहा है विभीषण। इसीलिए उनको अयोध्या ज्यादा प्यारा है, क्योंकि वह विभीषण तैयार होते हैं। और विभीषण होगा तो छत्तीस, वो तो इंडिया बर्बाद होगी। आज जीडीपी डाउन। खोटे साहब हमारे एक मिनट, विभीषण की बात पर याद आई, इन्होंने विभीषण की बात अलग छेड़ दी है। विभीषण की बात की जो है ना, ब्राह्मण उससे 2 शिक्षा लेता है। आम आदमी क्या शिक्षा लेता है उससे, ब्राह्मण क्या सीखता है उससे। आम आदमी तो सोचता है कि घर के भेदी, मतलब जो घर का अगर भेद दे आदमी दूसरे को जाकर के, वो मतलब जब आदमी को बर्बाद कर सकता है, ऐसा आम लोग सोचते हैं। लेकिन ब्राह्मण क्या सोचता है उससे कि अपने दुश्मन को मारने के लिए उसी के आदमी को खरीदो और उसी को जाकर उसके घर में आग लगा दो। वो ऐसा सोचता है। तो डबल थिंकिंग देखे उसमें कि उनकी सोच कहाँ पर काम करती है, हमारी सोच कहाँ करती है। सही बोल रहे हैं मेघराज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनका सोच है कि वो विभीषण पैदा करें। हम कह रहे हैं, ये हमें कहना पड़ रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, ये हमारा है। ये उनका कहना नहीं है। उनका कहना है तो विभीषण पैदा हो, मशीन है वो, तो पैदा करने का मशीन तैयार किया हुआ है। इसीलिए वो ऐसे जगह ऐसे भाषा पढ़ाते हैं, ऐसे ज्ञान की इन विषयों के ऊपर में ज्यादा चर्चा होती है। मेरा कहने का मतलब ये है।
जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा। उनको सूट करता है विभीषण उनको सूट करता है। साम दाम दंड भेद, ये जो नीति है उनको सूट करता है, शोषकों को सूट करता है, शोषितों को नहीं सूट करता है। तो ये सच्चाई बात है। इसीलिए मैं चर्चा को बीच में आपके बीच में काट करके मुझे बोलना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया खोटे साहब। आज की इस परिचर्चा को हम विराम देने से पहले मैं एक मिनट में संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब, आप आज की इस लोकतंत्र की परिचर्चा पर बहुत सारी व्याख्यात्मक चर्चा हुई है, तथ्यात्मक चर्चा हुई है, इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया भी करूंगा। मैं लास्ट कमेंट के लिए भाटिया साहब से निवेदन करूंगा कि आज की इस लोकतंत्र के संदर्भ में जो आपने बातें रखी है, और खोटे साहब ने विस्तार से भी बातें रखी, मेघराज जी ने भी अपनी बातें रखी, इस पर एक समालोचक और एक सारांश के रूप में अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे लिसनर्स को देने की कोशिश करें। जसबीर भाटिया साहब। जो साहब सब ने कहा है तो मैं उसको गुरु नानक के शब्दों में कहूंगा जी। 1526 के बाद गुरु नानक का जब बाबर के साथ हुआ बातचीत हुई, उसके बाद उनका राज चला, तो गुरु साहब ने ये लिखा है, गुरुवाणी में है, राजे शीह मुकद्दम कुत्ते है जी। राजे जो हैं, जो सत्ताधारी हैं, वो शी मतलब जो जानवर दूसरों को खाते हैं, वो राजे हो गए हैं। उनके जो कर्मचारी हैं मुकद्दम, वो कुत्ते बराबर हैं, वो शिकारी कुत्ते हैं। वो मैं समझता हूं कि क्या आज की अवस्था उससे अलग है कि नहीं है, यही हालत है अभी जी। तो उसके लिए आपने देखा है कि सिख समाज में बहुत बलिदान हुए, कुछ अपनी आजादी के लिए, अपने धर्म की आजादी के लिए। उन्होंने कोई राजपाट नहीं मांगा किसी से, उनका हम स्वच्छ इंसान हैं, हम आजाद इंसान हैं, अपनी स्वेच्छा से जीना चाहते हैं, हम तुम्हारा राज नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं तुम जनता की रक्षा करो, उनकी सेवा करो। तो बलिदान की जरूरत होती है, आज भी यही हालत है। बलिदान के मतलब से ये नहीं कि हमें अपने जीवन से हाथ धोना है, हमें अपना तन से, मन से दूसरों को शिक्षित करना है। अभी ये समय की जरूरत है। जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उनका धर्म बनता है कि जो उनके अपने परिवार हैं, बच्चे हैं, नेबरहुड के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके जो भाई बहन हैं, दूसरे जो भी लोग हैं, उनको शिक्षा दें। भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार से उम्मीद मत रखें। तो सरकार जो सत्ताधारी है वो तो आपको नहीं चाहती कि आप शिक्षित हों, तो फिर कौन करेगा? If not you, then who? That's the question. Yes, who will do? Who will do it? Who will तो बाहर से आके तो आपको नहीं करने वाला। तो ये आप सबका धर्म बनता है कि आप संगठित हों। मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप संगठित ना ही होंगे तब तक बात नहीं बनेगा। जब तक आपको, जैसे विजेंद्र सिंह कहा करते थे, 3500 जातियां बातियां बांट रखे हैं, उनको खत्म करना होगा आपको। ये आपको ही करना है और कोई कर नहीं करने वाला। क्योंकि इस अशिक्षित समाज में जो लोग सत्ताधारी हैं वो उसका हमेशा फायदा उठाएंगे, चाहे आप कुछ कर। तो सबसे जो बड़ी बात है, आपको अपना समय देके, मैं आपको दे रहा हूं, आपका समय देने का क्या मतलब है कि आप अपने आराम को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के मिलके जो आप एक संगठन बनाए, एक थिंक टैंक बनाए, जो आपसे सब पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे घुट्टे साहब हैं, एक आप एक संगठन बनाए, उसमें एक जनता को शिक्षित करने का एक प्रोग्राम बनाए, चाहे हफ्ते में 2 घंटे लगाने पड़े। ये नहीं कि मैं कहता हूं हर वक्त करना है। तो यही आप कर सकते हैं, तभी तक ये देश गणतंत्र बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये आप सोच लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। आपने जो कहा है बिल्कुल हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आज भी हमारे यहाँ बैठक हुई, हम प्रशिक्षण के ऊपर ही लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे अपने अधिकार के प्रति हासिल करने के लिए किस तरह का उपाय करना पड़ेगा और कैसे हम लोगों तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसकी हम तैयारी करने में भी हम लोग चर्चा में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी। और मैं इस पर खुद ही
मैं इसका मैं ऑलरेडी मैं पढ़ाते भी रहा हूँ, इसका तो मैं रहा हूँ। तो अभी आज भी मेरे यहाँ पर काफी लोग आए थे, काफी हर कम्युनिटी के लोगों को हमने बुलाए थे। आज में काफी मैंने आए थे, अब मेरे घर में ही बैठक थी और उसमें काफी अच्छा सक्रिय रूप से लोगों ने, अभी हमारा बहुत सारे टारगेट बने हुए हैं, मैं उसको यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, हाँ, लेकिन प्रयास जारी है। बिल्कुल आपकी बात है, हम उसी दिशा में हम बहुत शुक्रिया। एक बात कि धर्म के नाम पे हम इतना बेवकूफ बनाया गया है, ये धर्म का पारा हमारे ऊपर इतना चढ़ा दिया गया है कि हम लोग बिल्कुल अपने दिमाग को खत्म कर चुके हैं। इसको हटाना बिल्कुल It has become a poison. It has become a poison. जी बहुत शुक्रिया। आपके इस परिचर्चा को हम यही विराम देना चाहेंगे। हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है। मैं आज की इस परिचर्चा में भाग लिए जसबीर भाटिया साहब का, दक्ष राज जी का और मीना पेरियार जो हमारे साथ कमेंट प्रतिक्रिया नहीं दे पाई, वो जुड़ी जरूर थी, उनका भी, मेघराज जी का भी। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार जुड़े रहें। आज की इस परिचर्चा को यही विराम देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा।